बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स जो आपकी किताबें हैं 9th और 10th के उनके लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और उनमें इंग्लिश के और बायोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। 10th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ जारी है, जिसका हम सेकंड चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 उसमें होमोस्टेटस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम ऑलरेडी जो स्टूडेंट हैं 9th और 10th के हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स है यानी कि ऑल ओवर द पंजाब, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने बच्चों को पेरेंट्स जो है उनके हैं या जो स्टूडेंट है अपने पैसों को बचा सकते हैं। हाई लेवल की जो अकेडमीज़ हैं उनमें जो आप पे करके अपने लिए एजुकेशन को जो ऑब्टेन करने की कोशिश करने की करते हैं, उन पैसों को बचा कर उन पैसों को किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न है जो आपको अकेडमीज़ में बताया जाता है। आपको इस लेवल पे जो 9th और 10th का आपका लेवल है उसके मुताबिक जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही होती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी यहाँ पे लेक्चर और अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज हम लेक्चर 10th क्लास का जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 11 है, यानी कि 9 चैप्टर तक आपका 9 तक है और 10 11 से आगे ऑनवर्ड 18 तक है, ये 70 तक आपके जो भी चैप्टर हैं वो 10th क्लास में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो होमियोस्टेटस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होमियोस्टेटस में इसमें क्या होता है, ये जैसा कि आपके सामने इंग्लिश मीडियम में लिखा होता है, तो मैं आपको उर्दू में इन तमाम चीज़ों को शॉर्टकट अंदाज में एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करता होता हूँ। होमियोस्टेटस से मुराद बैरूनी माहौल यानी कि जो आपके इंटरनल जो कंडीशंस हैं उससे तब्दीलियाँ पैदा करने के लिए के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात जिसमें आपको इक्विलिब्रियम यानी कि डिस्पाइट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और तवाज़ुन कायम रहता है, उसका इक्विलिब्रियम रहता है अंदरूनी और बैरूनी हालात को कायम रखने के लिए और उनके लिए उनको उनसे मुराद बैरूनी माहौल में तब्दीलियाँ होने के बावजूद उन चीज़ों को होमियोस्टेटस का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो इर्द गिर्द के हवा के दर्जा हरारत में तब्दीलियों के बावजूद इंसान की जिस्म का अंदरूनी जो दर्जा हरारत है उसमें उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेने के बावजूद भी खून में ग्लूकोज की जो सतह है 1 ग्राम पर लीटर रहती है, यानी कि उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो सतह है। जिस्म के सेल्स बॉडी सेल्स नीड इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, जिस्म के सेल्स जो कि अंदरूनी माहौल में चाहते हैं जिसमें हालात ज़्यादा तब्दील ना होते हों, उनको एंजाइम्स के मौसर रफ्तार से काम करने के लिए अंदरूनी हालात का मतवाजन होना बहुत अहम होता है, यानी कि एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। और होमियोस्टेट्स की चंद मसालें जो है ना, यानी कि द फॉलोइंग आर द सम प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेट्स की मिसालें दी गई हैं जिसमें ऑस्मो और रेगुलेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो जिस्म के अंदर फ्लूइड्स वगैरह हैं जिनको खून और टिश्यू पर जो चीज़ें मुश्तमिल होती हैं उनमें पानी और नमकियात की मकदारों का तवाज़ुन कायम रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यानी कि आप पानी और नमकियात की जो उसमें क्वांटिटी है उसको जो उनको मेंटेन रखने के अमल को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और इसमें हम ये भी जानते हैं कि जिस्मानी फ्लूइड्स और सेल्स के मबैन पानी और नमकियात की जो निस्बती मकदारें होती हैं उसके नफूज यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ऑस्मोस के अमाल के जो कंट्रोल करती हैं उन अमाल के सेल्स के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप जमात नहम की बायोलॉजी से आप एक जो अटानिस्टी जो एक कंसेप्ट है वो आप पढ़ चुके हैं, उसको आप उसकी जो है ना उसका तस्वर आप याद कीजिएगा। वो सेम जो डायनेसिटी जो आपका कंसेप्ट है वो ऑस्मो रेगुलेशन ही कहलाती है। नेक्स्ट वन है आपका थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि इसमें अंदरूनी जो दर्जा हरारत को कायम रखने के लिए थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। जो अंदरूनी मामला होते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, जिस्म के एंजाइम जिसको मखसूस ऑप्टिमम दर्जा हरारत पर काम करती है, उसमें जिस्मानी दर्जा हरारत में कोई तब्दीली आपके एंजाइम के काम पर असर अंदाज होती है। फालतू मादों का जो अखराज है यानी कि उसको एक्सक्रेशंस कहा जाता है। ये होमियोस्टेटस का ही एक अमल होता है जिसको एक्सक्रेशन के दौरान जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे बाहर निकाले जाते हैं ताकि अंदरूनी हालात इसमें मतवाजन। ये आपका थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका है एक्सक्रेशंस। एक्सक्रेशंस में क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें होमियोस्टेटस के अमल के
दौरान जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म के जो बेकार मादे होते हैं उनको जो एलिमिनेट किया जाता है यानी कि उनसे बाहर निकाला जाता है इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखने के लिए उनके मतवाज़न यानी कि उनके वेस्टेस बाहर निकालते हैं इसमें एक्सक्रीशंस में। तो ये तीनों के तीनों जो किस्में हैं वो आपकी होम्योस्टेट्स की ये तीन के तीन मिसालें हैं होमोस्टेट्स की। तो इस तरह ये चीज़ें आपकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म अदा करती हैं। नेक्स्ट है आपका होम्योस्टेट्स इन प्लांट्स यानी कि पौधों में जो होम्योस्टेट्स का अमल है वो किस तरह सर अंजाम दिया जाता है। इसमें ये होता है कि आप पौधे में जो माहौल में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उस पर जो रद्द-ए-अमल दिखाया जाता है उसमें अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखा जाता है यानी कि इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट रहती हैं होम्योस्टेट्स के पौधों में इसके अमल में। इस सलाहियत को हम होम्योस्टेट्स कहते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेट ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। और ये जो है ना पानी और दूसरे कीमियाई मादों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वगैरह मादों में होम्योस्टेट्स के लिए पौधे मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं और ये पौधों में इसको होम्योस्टेट्स का अमल कहलाता है। नेक्स्ट आपका है जनाब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यानी कि फालतू जो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसको ऑक्सीजन है उसको किस तरह निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि इन डे टाइम दिन के वक्त जो सेलुलर रेस्पिरेशन बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में जो इस्तेमाल होती है उस तरह ये कोई फालतू या बेकार मादा नहीं होती। और रात के वक्त ये फालतू मादा जो होता है क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा होता टिश्यू के सेल से उसे नाफज करने के जरिए बाहर निकाला जाता है। मतलब उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसको इस्तेमाल किया जाता है और पत्तों और तनों से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाली जाती है और इसमें यानी कि स्टोमेटा के जरिए इसको बाहर जब निकाला जाता है तो नई जड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड इनकी सतह खास तौर पर रूट हेयर से इसका बाहर महफूज होता है। इसके साथ साथ इन यंग रूट्स यानी कि जो मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ इस दिन के वक्त बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद मेसोफिल सेल्स इसकी फालतू मकदार यानी कि स्टोमेटा के जरिए इसका इखराज होता है। तो ये आपका फालतू कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह निकाला जाता है ऑक्सीजन को मतलब प्लांट्स में पौधों में। नेक्स्ट आपका जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर यानी कि जो फालतू पानी है उसको किस तरह बाहर निकाला जाता है प्लांट्स में से पौधों में से जैसा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें इमेज में ज़ाहिर आ रही हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट ये पौधे ज़मीन से पानी से हासिल करते हैं और इनके जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है पानी जो बनता है पानी की मकदार पौधे अपने सेल्स में सख्ती यानी कि ट्रेजिडी के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। फालतू पानी को पौधों के जिस्म से ट्रांसपायरेशन के जरिए निकाल दिया जाता है। रात के वक्त आमतौर पर ट्रांसपायरेशन नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर पौधों के स्टोमेटा उस वक्त होते हैं अगर मिट्टी में पानी की ज़्यादा मकदार होती है तो जालियम नालियों में जमा हो जाता है। कुछ पौधे जैसे कि घास इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मखसूस सुराखों के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस तरह इनके पत्तों के किनारों पर कतरे बनते हैं। इस अमल को ग्रेडेशन कहा जाता है यानी कि GUTT ग्रेडेशन जैसा कि जो शक्ल है मुख्तलिफ पौधों में ग्रेडेट्स का अमल है जिस तरह पानी निकल जाता है यानी कि जब इन पौधों में से पानी निकाल दिया जाता है तो उनको ग्रेडेशन कहा जाता है पौधों में से पानी के निकालने के अमल को। नेक्स्ट आपका जो है इसमें क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। रिमूवल ऑफ द अदर मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादों को किस तरह निकाला जाता है जैसा कि ये शक्ल में भी दिखाया जाता है। इसमें ये होता है कि मेटाबॉलिज्म के बहुत से बेकार जो मादे होते हैं यानी कि वेस्ट्स जो जिसमें मौजूद होते हैं गैर नुकसानदेह गैर हल पजीर मादों के तौर पर उनको जो ज़ख़ीरा किया होता है। मिसाल के तौर पर कई पौधे मसलन टमाटर कैल्शियम और एक्जालेट को कलमों जिनके क्रिस्टल्स की शक्ल में अपने पत्तों और तनों में जमा कर लेते हैं जैसा कि शक्ल में ये दिखाया गया है यानी कि उनको पत्तों और तनों में कलमों की शक्ल में जिनको हम क्रिस्टल्स भी कहते हैं इंग्लिश में उनकी शक्ल्स में जमा जब कर लिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पत्ते होते हैं और
पत्ते गिराने के दौरान बेकार मादों का अखराज एक सानवी अमल है, जहाँ से जब पत्ते जब गिराए जाते हैं, जैसे मौसम खज़ां में भी हम देखते हैं, तो अगर पत्ते नहीं गिराए जाते तो कैल्शियम ऑक्सलेट बेज़र गलमों की शक्ल में ही पत्तों में पड़ा रहता है अगर पत्ते नहीं गिराए जाते। तो इसमें ये होता है कि जैसा कि ये 11.2 में शक्ल में दिखाया, इन ट्रीज पत्ते गिराने वाले दरख्तों में, यानी कि देयर लीव्स ईयरली, जो जिस्म से फासिल मादे हर साल पत्ते गिराने के दौरान इनको निकाला जाता है। चंद एक दूसरे बेकार मादे भी निकाले जाते हैं। ऐसे बेकार मादों की कई अकसाम होती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी कौन सी अकसाम होती हैं? उनमें रेजिन्स जो कॉनिफर के दरख्तों से निकलते हैं, गम्स जो किकर के दरख्तों से निकलते हैं, और इसी तरह जो लेनेक्स होते हैं जो रबड़ के पौधों से निकलता है, उनको म्यूस्किलेज जो कार्बनी दौर यानी कि कैर्निवेज पौधों और भिंडी तोरी से निकलता है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है। इन तमाम पौधों को यहाँ से निकाला जाता है और उसका अमल जो होता है, उसकी जो फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म होती है, ये आपके सामने है। ये आपका रीजन का अमल है, जो ड्रॉप्स फ्राम एक्यूट कट ट्री, जो कि एक दरख्त से रेजन का अमल है, वहाँ से इसका अखराज हो रहा है। इसी तरह ये जो एक दरख्त से लेटेक्स का अखराज है, ये आपके सामने इस तरह उनका अखराज होता है। इसी तरह जो एक कार्नी और पौधे पर म्यूसेंज के कतरे, इस तरह उनका अखराज होता है। और ये सारी की सारी शक्ल जो है पौधों से चंद बेकार मादों का निकलना दिखाया गया है, जैसा कि हमने ऊपर आपके सामने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में क्या होता है, आइए देखते हैं। पानी और नमकियात की दस्तयार मकदार के लिहाज से पौधों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हाइड्रोफिट्स, सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ताज़ा पानी में डूबे होते हैं, और ऐसे पौधों को पानी की कमी के मसला का सामना नहीं होता। इन पौधों ने ऐसे तरीके इख्तियार किए होते हैं जिनसे अपने सेल्स से फालतू पानी को निकाल सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स के पत्ते कहलाते हैं, जिनकी बलाई सतह पर ज़्यादातर तादाद में स्टोमेटा पाए जाते हैं। यह खासियत उनको जिस्म से पानी की फालतू मकदार निकालने में मदद फराहम करती है। ऐसे पौधों की एक आम मिसाल जो है वो कम्बल है, जिनके वाटर लिली को कहा जाता है, जिसको हम कम्बल भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जनाब है ज़ीरोफाइट्स। इसमें क्या होता है कि खुश्क माहौल में रहने वाले जो पौधे हैं, जिनका अंदरूनी टिश्यू से पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए उनकी एपिडर्मिस में एक मोटी और मोम की तरह की वैक्सी कैप्टिक क्यूटेट मौजूद होती है, और ट्रांसपरेशन की रफ्तार कम रखने की खातिर उनके पास स्टोमेटा तादाद में कम हो जाती हैं, और मिट्टी से ज़्यादा पानी जज़ब करने की खातिर इन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। चंद ज़ीरोफाइट्स की जड़ों या तनों में मखसूस पैनामा सेल्स होते हैं, पेरिनामा सेल्स होते हैं। ये जो पेरिनामा सेल्स होते हैं, और इनमें जो पानी की बड़ी मकदार को ज़ख़ीरा करने का अमल शुरू हो जाता है, जिससे उनकी जड़ें या तने गीले और रस भरे यानी कि जूसी हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को गूदेदार यानी कि स्कुलेट ऑर्गेन्स कहा जाता है। और कैक्टाई वाहद कैक्टेक्स हैं जो पौधे इनकी मिसाल में शामिल है, यानी कि कैक्टस वाहद इनकी मिसालों में शामिल है, जिनको हम ज़ीरोफाइट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन आपका देखते हैं कि कौन सा हम, यस, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होता है इसमें कि जो लाइव्स इन द सी वाटर्स, जो समुद्री पानियों में रहते हैं और ज़्यादा नमकियात वाले माहौल के मुताबिकत रखते हैं। अडॉप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट्स, नमकियात वाले माहौल को, समंदर के पानी में नमकियात के ज़्यादा तकाज़ की वजह ऐसे पौधे हैं जिसमें नमकियात दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ उनके सेल्स का पानी समंदर के हाइपोटोनिक में जाने का रुझान रखता है। जब नमकियात इनके सेल्स में दाखिल होते हैं, यानी कि व्हेन सेल्स इनटू द सेल्स इनमें दाखिल होते हैं, तो दूसरी तरफ उनके सेल्स का पानी समंदर के हाइपोटोनिक पानी में जाने का रुझान रखता है, और इनकी बड़ी मकदार जो वैक्यूल्स में ले जाने और वहीं रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको नमकियात को वैक्यूल्स की सेमी प्रीएम्बल्स मेम्ब्रेन से गुजरकर बाहर नहीं जाने दिया जाता, जिस वजह से वैक्यूल्स का अंदरूनी मवाद यानी कि सेप समुद्री पानी से भी ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाता है। इस तरह पानी सेल से बाहर नहीं निकलता। समुद्री घास के कई पौधे इस ग्रोह में शामिल होते हैं, और ये जो सारी की सारी हमने जिसमें ज़ीरोफाइट्स, हेप्रोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस किया, इनके जो इमेजेस हैं तीनों के तीनों ये आपके सामने दिखाए गए हैं। जो हमने तीनों के तीनों, जिनको हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स को हमने डिस्कस किया है, ये उनकी फंक्शनैलिटी हैं, और इस तरह उनकी जो शक्लें नमूदार होती हैं।
जब आप उनको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट बन गया होमोस्टेटस इन ह्यूमंस। अभी हमने होमोस्टेटस जो है ना प्लांट्स में हमने डिस्कस किया है, और नेक्स्ट आपका जो है ना वो होमोस्टेटस आपका डिस्कस होने जा रहा है इंसानों में। इंसानों में जो होमोस्टेटस का अमल है वो किस तरह होता है, लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स, यानी कि दूसरे पेचीदा जानवरों की तरह इंसान में भी होमोस्टेटस के लिए तरक्की याफ्ता सिस्टम पाए जाते हैं, डेवलपमेंट सिस्टम होते हैं होमोस्टेटस इंसानों में, जो कि मंदरजा झैल अहम ऑर्गन्स हैं जो होमोस्टेटस के लिए काम करते हैं। यानी कि मेन ऑर्गन विच वाफर का होमोस्टेटस, उनमें सबसे पहला है फेफड़े, जिस्म से जायद कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उसकी मकदार में तवाज़ुन कायम रखते हैं। नंबर दो, गुर्दे खून से जायद पानी, नमकियात, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को फिल्टर करते हैं और पेशाब बनाने का बायस बनते हैं। जिनके द किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, जो अपने आपके जायद पानी, नमकियात जिनमें सॉल्ट, यूरिक एसिड वगैरह है, उनको जो फिल्टर करने का काम करते हैं और बाद में वो पेशाब की शक्ल में बाहर करते हैं। ये जानवरों में होमोस्टेटस का फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले है उनमें स्किन, यानी कि जिल्द जो है, जिल्द में क्या होता है, जिल्द में ये होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दो जिल्दों को दो तहों पर मुश्तमिल होती है। एक को हम एपिडर्मिस कहते हैं, बैरूनी तो कही जाती है, और जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, और डर्म्स अंदरूनी तह है और इसमें ब्लड वेसल्स यानी कि सेंसरी जोन्स के किनारे पसीना और तेल के ग्लैंड्स वगैरह, बाल और चर्बी यानी कि फ्लैट के सेल्स उसमें मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट जो इसका स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि दर्जा हरारत को कंट्रोल करती है, जो जिल्द के लिए अहम किरदार अदा करती है। और जो थिन लेयर होती है उसमें फैट सेल्स, इनके डोम्स इंसुलेट्स का बॉडी, यानी कि उसमें बालों के साथ साथ लगे छोटे मसल्स के सूखने से जल्द इसका जो ठहराहट है उसकी कैफियत में बदल जाती है, और उससे जिल्द पर यानी कि ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर इंसुलेटिंग क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग, जिल्द हवा का एक गैर मुसल गुलाफ उसमें बन जाता है। तो ये सिविल स्किन की आपकी फंक्शनैलिटी है। सेम सिमिलरली इसी तरह ये जो आपका स्किन का जो फंक्शनैलिटी है, जैसा कि ये इमेज में भी आपके सामने दिखाया जाएगा यहाँ पे, तो उसमें ये आपका जिल्द में थरथराहट का जो अमल है, इसी तरह जो जिल्द को जिसमें ठंडक पैदा हो जाए यानी कि कूलिंग इफेक्ट के साथ होते हैं, जब पसीने वाले ग्लैंड्स यानी कि पसीना बनाते हैं, उनकी एवेपोरेशन होने पर जिस्म की फालतू हरारत निकल जाती है, यानी कि वेपोरेशन के अमल से जब आपकी स्वेटिंग हो रही होती है उसको वेपोरेशन का जरिए वो निकल जाती है, और पसीने के जरिए जिसम से फालतू पानी मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, यानी कि जो फालतू पानी होता है, नमकियात, यूरिया, यूरिक एसिड भी इसी रिमूव्ड इन स्वीट पसीने के जरिए ही बाहर निकाले जाते हैं। इसमें यहाँ पे जो बात रखना वो ज़रूरी है, जो इनिशिएटिंग यानी कि सोच विचार और प्लानिंग है, कि ये एक आप मफरूज़ा बनाएंगे जो कुत्ते क्यों पानी अपनी ज़बान बाहर निकाल कर रखते हैं और तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है लंग्स, यानी कि फेफड़े, और इसमें जो अमल है आपका होमियोस्टेटस का वो कैसे होता है लंग्स में, जो आपके फेफड़े हैं। जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, यानी कि हम खून में कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिका का जो मुस्तकिल तौर पे हम पढ़ चुके हैं, जो खून में चीज़ें होती हैं, हमारे सेल्स जब सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सेल से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड में और वहां से खून में अपना निफास करती है, यानी कि इनटू ब्लड फ्लोड एंड फॉर्म देयर इनटू ब्लड। और इसमें जो चीज़ें आपके सामने, खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लाता है, जहां से इसे हवा में निकाल दिया जाता है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव्ड इन द एयर, वहां से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह इनके जो फेफड़े हैं उनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट द यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन्स। इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है वो किस तरह परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि इंसान का जो एक्सेलरी यानी कि एक्सेक्रेटरी जो सिस्टम है, जिसको हम यूरिटरी सिस्टम भी यूरिनरी सिस्टम का नाम भी देते हैं, ये
किडनीज के एक जोड़े जिसको हम यूरिटर्स के एक जोड़े एक यूरिनरी ब्लैडर्स और एक यूरिटर्स पर मुश्तमिल होता है, जिनके यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है और इसको हम गुर्दे को फिल्टर करके पेशाब बनाते हैं और यूरिटर्स पेशाब को गुर्दों से यूरिनरी ब्लैडर तक आपको पहुंचाया जाता है। जैसा कि इंसान की बॉडी में जो जहाँ पे पेशाब आप अखराज का जो आपके एलिमेंट्स हैं वहाँ से निकलता है, ये आपका सारे का सारा वो नीचे वाला हिस्सा है जिसको यूरिनरी ब्लैडर यूरिटर जहाँ पे पानी होता है और किडनी होती है यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाता है और ये यूरिथ्रा होता है जिसके थ्रू आपका मेल है फीमेल है, इस सिस्टम के थ्रू आपका जो यूरिनरी सिस्टम में जो पेशाब की शक्ल में आपका जो पानी है वो बाहर निकलता है। इसको हम यूरिनरी ब्लैडर पेशाब को जिस्म से खारिज करने से पहले आर्जी तौर पर ये आपके स्टोर करता है। यूरिथ्रा एक ऐसी नाली है जो पेशाब को यूरिथ्रा ब्लैडर से लेकर जिस्म से बाहर ले जाती है, जैसा कि ये शक्ल में दिखाया गया। यहाँ से इसके थ्रू यूरिथ्रा के थ्रू पानी बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम है आपका ह्यूमंस में, यानी कि इंसानों में, हाँ मेल है हाँ आपका फीमेल है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि जो गुर्दे की साख्त है वो किस तरह होती है और उनको किस तरह दिखाया जाता है या किस तरह उनको देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि गुर्दे तकरीबन गहरे सुर्ख रंग के लोबिये की शक्ल के ऑर्गन्स होते हैं और इनका जो साइज है तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, यानी कि थिंक एंड वेट अबाउट 1, और इनका जो वजन है 120 ग्राम होता है। और जिसमें ये पेट यानी कि अबडामन की पिछली दीवार के साथ डायाफ्राम के साथ थोड़ा नीचे मौजूद होते हैं और हर गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की जानब एक लगा होता है। आखिरी दो पसलियां गुर्दों की हिफाजत करती हैं और बायां गुर्दा दाएं की निस्बत थोड़ा ऊंचा होता है। तो ये आपके गुर्दों का स्ट्रक्चर है जो आपके जिस्म में पाया जाता है, खा मेल है खा फीमेल है। इसके साथ साथ गुर्दे की जो कनकेब होता है जिसको हम मकार बोलते हैं सतह और वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है और इस जानब गुर्दे के वस्त के यानी कि उसके दरमियान के करीब एक गड़ा होता है जिसे हम हाइल्स का नाम देते हैं, हाइल्स उसको कहते हैं। और ये वो मुकाम है जहाँ से यूरिटर गुर्दे से निकलती है और दूसरी जो उसकी साख्त है यानी कि ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक वेसल्स आर्थ्रोज गुर्दे में दाखिल होती हैं या वो बाहर आती हैं। तो ये इसकी ये फंक्शनैलिटी होती है जो गुर्दे के साथ होती है। नेक्स्ट जो इसका जो फंक्शन है जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक सेकंड, हाँ जी, द लॉन्गिट्यूड सेक्शन ऑफ द किडनीज, यानी कि जो तवील लंबा जो इसका तराशा होता है गुर्दे के अंदर वो अंदरूनी हिस्से में नजर आते हैं, जैसा कि 11.7 में दिखाया जाएगा। इसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। जो रेनल कार्टेक्स होता है गुर्दे का आउट पार्ट होता है यानी कि एक्सटर्नल हिस्सा जिसको हम बोलते हैं बैरूनी हिस्सा गुर्दे का, वो कैफ नुमा कैविटी की तरफ निकले होते हैं जिसे पेल्विस का नाम दिया जाता है। और इस पेल्विस को जो हम देखते हैं रेनल पीले गुर्दों के अंदरूनी यूरिटर का ही चौड़ा किनारा होता है यानी कि यूरिटर की बुनियाद ये बनता है। तो इस तरह जो आपका वो रेंटल कॉर्टेक्स है ये 11.7 में, और इनको जो पेल्विस है और पिरामिड्स का है ये आपका रेनल मेडोला है, रेनल आपका पिरामिड्स है, यानी कि रेनल कार्ड का आपका होगा रेनल मेडोला रेनला होगा, और ये आपका रेनल आर्टरी हो गया, ये रेनल वेन होगी, ये आपका रेनल पेल्विस हो गया, ये आपका यूरिटर होता। और ये गुर्दे की जो है ना ये आपको शक्ल दिखाई गई है यानी कि इसकी एनाटॉमी ऑफ किडनीज है, इसको दिखाया गया है। इसके साथ साथ फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी जिसको हम कॉर्ड जिसको हम जनाब नेफ्रन का नाम देते हैं, यानी कि नेफ्रन फेलियाती जो अकाई है यानी कि इसको किडनीज को नेफ्रिन का कहते हैं, जो इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है उसको नेफ्रिन बोलते हैं। और ये हर गुर्दे के 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन उसमें पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से होते हैं यानी कि रेनल कॉस्पोक और रेनल ट्यूबल, इनको कहा जाता है रेनल कॉप्सिकल एंड रेनल ट्यूबल, जैसा कि शक्ल 11.8 में आपको दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ जो रेनल कार्पेसल इज नॉट ट्यूबुलर एंड हैज टू पार्ट्स, जो रेनल कार्पेसल्स हैं जो रेनल नालीनुमा नहीं होता और इसके दो हिस्से जिनको हम ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोरोमेलस जो होता है उसमें ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, जबकि वोमेन कैप्सूल में एक प्यालेनुमा साख्त होती है जो आपके ग्लोरोमेलस को
گھیرے رکھتی ہے، یعنی کہ اس کو آپس میں گھیرے رکھتی ہے، اور اس میں جو رینل ٹیوبل ہوتا ہے، اور جو رینل ٹیوبل ہوتا ہے اس میں جو نیفرون کا ایک نالی نما حصہ ہوتا ہے، اس میں جو بومین کیپسول کے یعنی کہ بومین کیپسول کے بعد وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا پہلا حصہ ایک بہت یعنی کہ بلدار، جس کو ہم کانولٹڈ نالی کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ کنورٹڈ ٹیوبل، اس میں نالی کا نام دیتے ہیں۔ اگلا حصہ ایک یو شکل کی نالی ہوتی ہے، جس کو ہم لوپ آف پینلے یعنی کہ لوپ آف ہینلے کا نام دیتے ہیں، اور اس کا جو لاسٹ پورشن ہوتا ہے، اس کا جو آف پینلے کے بعد رینل ٹیوبل کا آخری حصہ ایک بلدار نالی ہوتی ہے، یعنی کہ ڈسٹبل کنورٹبل، اس کو ہم بلدار نالی کہتے ہیں، اور اس کا جو بہت سے نیفرونز کے آخری بلدار حصے ایک کلیکٹنگ ڈکٹ کا نام دیتے ہیں، جو کہ اس میں یہ کھلتی ہے، یعنی کہ اس میں جا کر یہ اوپن اینڈ سنگل کلیکٹنگ ڈکٹ اس میں کھلتی ہے، اور بہت ساری جو کلیکٹنگ ڈکٹس ہوتی ہیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اس طرح سینکڑوں جو پیپلری ڈکٹس ہیں وہ بنتے ہیں، جو کہ رینل پیلس میں جا کر کھلتے ہیں، سینکڑوں اس میں بن جاتے ہیں، اور یہ آپ کو شکل دکھائی ہوگی 11.8 میں، یس یہ آپ کے سامنے امیج ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور یہ 11 دا اسٹرکچر آف نیفرون ہے، یعنی کہ جو نیفرون کی ساخت ہے، اور یہ پیچیدگی کا وہ عمل ہے جو رینل ٹیوبل کے گرد موجود بلڈ کیپلز پر نہیں دکھائی دیتی، یہ ان کے اس عمل کو دکھائی گئی ہے، جس میں پہلی جو بلڈ آپ کی جو بلدار نالی ہے، اس میں آخر بلدار نالی ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو رینل پیرامڈ ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ کلیکٹنگ ڈکٹ سے اس میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری فنکشنالٹی جس کو ہم اوپر الیبوریٹ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہومنز میں، انسانوں میں اس کی فنکشنالٹی ہے کہ ان کا وہ کس طرح ہم نے اس کو الیبوریٹ کیا کہ گردے کی اسٹرکچر آف کڈنی ہے، اس کو ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ پھیپھڑے، انسان کا یورینری سسٹم کے ساتھ ساتھ گردے کی ساخت ہے، اور اس کی جتنی فنکشنالٹی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا۔ نیکسٹ ہم فنکشن آف کڈنی کو ڈسکس کریں گے، وہ ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کا 10th بایولوجی کے یعنی کہ 11 یونٹ سیکنڈ پارٹ ہے، مطلب دوسرا آپ کا چیپٹر ہے، اور دوسرے لفظوں میں 11 یعنی کہ 11واں آپ کا چیپٹر ہے 10th کا، اور جس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کا ہم نے پہلا چیپٹر آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں مختلف قسم کی انسان اور پودوں میں اس کی جو فنکشنالٹی ہے گردوں میں ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور فنکشن آف کڈنی جو ہے نا بعد میں ہم اس میں کریں گے، اور ان میں پودوں اور جانوروں انسانوں میں جو ہومیوسٹیٹس کا عمل ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ یہ تھا آپ کے چیپٹر نمبر 11 کے لیکچرز کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو آلریڈی موجود ہیں ان سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی یہاں پہ لیکچرز اپلوڈ ہوں گے آپ اس سے مستفید ہو کر جو باری برکم فیس آپ ادا کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کی، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کریں، اور گھر میں بیٹھ کے آپ کے پاس ایک موبائل فون ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ یا پی سی وغیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کنیکشن ہو، اور ان لیکچر سے آپ مستفید ہو کر ان تمام چیزوں کو آپ الیبوریشنز کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اپنے پیسے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ پارٹ 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔